Hello everyone, welcome to Biotech Sapiens. So basically in the series of solutions, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ या लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बायोकेमिस्ट्री के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के। तो उसी सीरीज में आज जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मॉर्निंग शिफ्ट आपका March 25, जो 1 मार्च को एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे। सो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया था कि दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स के बारे में इनकरेक्ट है। तो एक तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन था। तो पहला है कि जो पॉलीमरेज 1 है वो 18S 5.8S और 28S बनाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। RNA पॉलीमरेज 2 mRNA बनाता है, ये सही है। RNA पॉलीमरेज 2 को सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है। अब ये तो कोई +2 का बच्चा होता है वो भी कर लेता। सिग्मा फैक्टर की हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर कि सिग्मा फैक्टर फॉर इनिशिएशन, रो फैक्टर फॉर टर्मिनेशन। तो यूकेरियोट्स में तो सिग्मा फैक्टर की बात ही नहीं होती। और पॉलीमरेज 3 आपका मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए बनाता है, ठीक है। तो 12th लेवल का भी कोई बच्चा होता तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेता। तो इसमें मेरे को इनकरेक्ट बताना है, तो मेरी सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो द राइट आंसर वुड बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस इन देयर नेटिव सिस्टम डज नॉट लीड टू ट्रांसलेशन इनहिबिशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस बता रखी हैं। जैसे एक मॉडिफिकेशन बता रखी है कि आप न्यूक्लियोटाइड को ऐड करो दैट रिजल्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर इन द mRNA अपस्ट्रीम ऑफ द शाइंड-एल्गर्नो सीक्वेंस, ठीक है। देखो शाइंड-एल्गर्नो सीक्वेंस एक वो सीक्वेंस होता है विच इज प्यूरिन रिच, ठीक है। और जैसे यूकेरियोट्स में जिसे हम कोजेक सीक्वेंस बोलते हैं, ये हमें गाइड करता है कि इस AUG से स्टार्ट करना है। अब वो क्या कर रहा है कि न्यूक्लियोटाइड एडिशन करो रिजल्टिंग इन कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर इन द mRNA अपस्ट्रीम ऑफ द शाइंड-एल्गर्नो, ठीक है। अब शाइंड-एल्गर्नो ये है, इससे भी पहले हम स्ट्रक्चर इंड्यूस करें, ठीक है, तो उससे तो कोई फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो आपने जो स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा है वो तो यहाँ पे स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और बेसिकली इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आपको क्या देखा है कि अगर आप न्यूक्लियोटाइड एडिशन करो रिजल्टिंग इन शाइंड-एल्गर्नो सीक्वेंस बीइंग ए पार्ट ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर इन द mRNA, ठीक है। क्योंकि अगर वो जो आपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करा है और वो basically resulting in the nucleotide addition resulting in the Shand-Algernon sequence being a part of the stem loop structure in the mRNA, ठीक है। तो वो जो है वो आपका पार्ट बन रहा है mRNA का, ठीक है। तीसरा में यहाँ पर क्या दे रखा है एक्सप्रेशन ऑफ EIF2 म्यूटेंट दैट मिमिक्स इट्स फॉस्फोरिलेटेड स्टेट। और एक ऑप्शन हमें क्या दे रखा है कि म्यूटेशन दैट लीड टू डिक्रीज इन द प्रोसेसिविटी ऑफ कैपिंग एंजाइम दैट लीव्स न्यूमरस mRNA डिवॉइड ऑफ कैप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है डज नॉट लीड टू ट्रांसलेशन इनहिबिशन, कि जिसकी वजह से ट्रांसलेशन इनहिबिशन ना हो, ठीक है। देखो अगर तो आप कैपिंग एंजाइम ही नहीं है, कैपिंग ही नहीं होगी तब तो ट्रांसलेशन इनहिबिट होगी, ठीक है। तो दैट विल लीड टू, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। EIF2 का म्यूटेंट है जो फॉस्फोरिलेटेड स्टेट की तरफ, जो फॉस्फोरिलेटेड स्टेट को मिमिक कर रहा है। देखो EIF2 अगर फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में जनरली वो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, तो अगर वो म्यूटेंट फॉस्फोरिलेटेड स्टेट को मिमिक कर रहा है तो इस केस में भी आपकी एक्सप्रेशन जो है वो मतलब दिस विल ऑल्सो लीड टू ट्रांसलेशन इनहिबिशन। तो COD तो नहीं हो सकता। अब बात यहां पर आ रही है ए और बी कि न्यूक्लियोटाइड एडिशन रिजल्टिंग इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर इन द mRNA अपस्ट्रीम ऑफ शाइंड-एल्गर्नो सीक्वेंस, और जो न्यूक्लियोटाइड एडिशन है रिजल्टिंग इन शाइंड-एल्गर्नो सीक्वेंस बीइंग ए पार्ट ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर इन द mRNA, ठीक है। तो इसमें से हमें बताना है कि विच विल विच डज नॉट लीड टू ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका जैसे COD तो नहीं हो सकता। अब ए और बी में से हमने देखना है न्यूक्लियोटाइड एडिशन रिजल्टिंग इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए स्टेम लूप स्ट्रक्चर इन द mRNA अपस्ट्रीम ऑफ शाइंड-एल्गर्नो सीक्वेंस, ठीक है। देखो हमारा जो शाइंड-एल्गर्नो सीक्वेंस है ना वो हमारा जैसे इंटैक्ट रहना चाहिए, मतलब उसको आप अगर उसके उसमें अगर आप कुछ ऐड करोगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा फिर आपकी ट्रांसलेशन इनिशिएशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगर आप अपस्ट्रीम कर देते हो सो दैट
विल नॉट लीड टू ट्रांसमिशन, दैट विल नॉट लीड टू ट्रांसलेशन इनहिबिशन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए होना चाहिए, क्योंकि बी में वो क्या कर रहा है कि न्यूक्लियोटाइड एडिशन रिजल्टिंग इन द शाइंडल गैनो सीक्वेंस बीइंग पार्ट ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर। अगर शाइंडल गैनो सीक्वेंस का पार्ट बन गया स्टेम लूप स्ट्रक्चर का, उसकी वजह से तो फिर आपकी जो ट्रांसलेशन है वो इनिशिएशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस विल बी प्रीडोमिनेटली contributing to the stability of nucleosome? हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल इंटरेक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बता रखा है, डीएनए बेस पेयर्स एंड सेरीन थ्रियोनिन, बिटवीन डीएनए बेस पेयर्स एंड हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज ऑफ हिस्टोन्स। ठीक है, डीएनए फॉस्फेट बैकबोन एंड मेन चेन एटम ऑफ हिस्टोन। ठीक है, तो मेनली आपको पता ही है कि जो मेन इंटरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होती है, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और आपके जो लाइसिन आर्जिनिन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इट इज मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑन हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैपन एट। ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है आपकी एन टर्मिनस पे। ठीक है, जो एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन, मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन, फॉस्फोरिलेशन ऑफ सेरिन, तो ये कहाँ पर होता है आपका एन टर्मिनल टेल पे। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में ऐसे आ रखा है कि जिसमें वो आपसे पूछ रहा है न्यूक्लियोसोम, जैसे ये भी न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड था, ये वाला भी, अभी आगे और भी क्वेश्चन आएगा विच इज रिलेटेड टू न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, एक तरफ वो हमें क्या लिख रहा है कि जो जीन्स किस में होती हैं, इकोलाई के अंदर जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, और फंक्शनल यूकेरियोटिक ऑर्थोलॉग्स। तो डीएनए बी का काम होता है हेलिकेस का। ठीक है, और यूकेरियोट्स में ये काम किसका होता है, एमसीएम। ठीक है, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस प्रोटीन एमसीएम 2 टू एमसीएम 7 जो डीएनए हेलिकेस बनाते हैं, तो ए का तो होना चाहिए 4, तो ए ऑप्शन गई, डी ऑप्शन गई। ठीक है, तो ए का 4 यहाँ पर 2 ऑप्शन में है। फिर आप देख सकते हो डीएनए सी, बीटा क्लैंप और डीएनए जी। डीएनए जी की जब हम बात करते हैं तो प्राइमेज। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया में प्राइमेज होता है, तो डी का 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ए का 4 और यहाँ पर क्या हो गया आपका डी का 1। अब डी का 1 भी किस में दे रखा है, 2 ऑप्शन में। बीटा क्लैंप का वही रोल होता है जो आपका एक तरह से यहाँ पर शो कर रखा है आपका एक डीएनए सी और एक क्या आपका बीटा क्लैंप। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है, अब देखो इस ऑप्शन में आपको जो बी ऑप्शन है इसमें बी का 1 दे रखा है। ठीक है, बी को उसने प्राइमस बता रखा है, तो ये ऑप्शन भी गई। तो इसका मतलब डीएनए बी का काम एमसीएम कॉम्प्लेक्स वाला है। ठीक है, बी का डीएनए सी का काम कौन सा है, जो CD66 का होता है। बीटा क्लैम्प का पीसीएनए, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ठीक है, तो सिर्फ आपकी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि बी तो हमारी पहले भी चली गई थी। ठीक है, तो ए का अच्छा ए का 4 और डी का 1 तो वैसे एक ही ऑप्शन में है, तो आपको और कोई ऑप्शन वैसे भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए का 4 इधर था, तो और डी का 1, क्योंकि डी तो हमारी गलत हो गई थी, अब ए का 4 और डी का 1 वो वैसे भी एक ही ऑप्शन में था, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ ई कोलाई ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन कॉलम एक्स। ठीक है, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज इन कॉलम ऑफ इट्स ट्रांसक्रिप्शन इन कॉलम वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, अंडर हाई ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जब ट्रिप्टोफैन सेल के पास ज्यादा है, ठीक है, तो जैसे आपके पास क्या होता है ना, एक लीडर सीक्वेंस होता है, जब सेल के पास ट्रिप्टोफैन पहले से ही ज्यादा है। ठीक है, तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जो 3 और 4, जब 3 और 4 के बीच में एक तरह से क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है, सो दैट विल लीड टू द टर्मिनेशन। ठीक है, उसकी वजह से अगर आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन कम होता है, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि किसकी पेयरिंग हो जाती है, आपकी 2 और 3 की। जब 2 और 3 की पेयरिंग होती है तो टर्मिनेटर स्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रखा ना आपको TRPR, रेगुलेटरी, प्रमोटर, ऑपरेटर, ये लीडर पेप्टाइड, एटिन्यूएटर, EDCBA, क्योंकि ये 5 जीन्स हमें चाहिए होते हैं ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए। ठीक है, सो तो 3 और 4 में जब पेयरिंग होती है, सो दैट विल लीड टू टर्मिनेशन, क्योंकि इसमें हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है फॉलोड बाय यू रेजिड्यूज। जब 2 3 में होते हैं तो नो टर्मिनेशन। ठीक है, अब उसने ना हमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंस दे दिए कि आपने बेस को इंसर्ट करा है, जो लीडर पेप्टाइड हमारा जो फर्स्ट वाला जो एक तरह से सीक्वेंस होता है वो 14 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड बनाता है। एक तो आप इंसर्ट करो लीडर पेप्टाइड जीन और सीक्वेंस 2 के बीच में, फिर वो कह रहा है 2 और 3 के बीच में, फिर वो कह रहा है कि आप सीक्वेंस 4 को डिलीट कर दो, एंड एलिमिनेशन ऑफ राइबोसोम बाइंडिंग साइट फॉर द लीडर पेप्टाइड।
ठीक है। अब देखोगे ना, अगर तो मैं 4 सीक्वेंस को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, उस केस में आपकी एटीन्यूएशन होगी नहीं, क्योंकि एटीन्यूएशन होने के लिए 4 चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एटीन्यूएटर स्ट्रक्चर तभी बनता है जब 3 और 4 होता है, ठीक है। तो डिलीटिंग सीक्वेंस 4, नो एटीन्यूएशन, ठीक है। तो सी का क्या होना चाहिए? 4। अब देखो सी का जो 4 है वो बस एक ही ऑप्शन में है, क्वेश्चन तो मेरा इसी से ही हो गया, ठीक है। अब ए का क्या कर रहा है? अगर हम किसके बीच में कर दें, इंसर्टिंग बेस बिटवीन द लीडर पेप्टाइड जीन एंड सीक्वेंस 2, ठीक है। अब उससे क्या होगा ना कि देखो क्या है, ये जो लीडर पेप्टाइड जीन है वो मतलब आपकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली है, तो फर्स्ट और 2 के बीच में आप कर रहे हो, ठीक है, उससे एटीन्यूएशन वगैरह लेस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली फर्स्ट और 2 के बीच में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 की पेयरिंग और 3 और 4 की पेयरिंग ये डिसाइड करती है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इंसर्टिंग बेस बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में आपने कर दिया तो एटीन्यूएशन ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा कि जो 3 और 4 है मे बी वो आपका ज्यादा पेयर करेंगे, ठीक है। और एलिमिनेशन ऑफ राइबोसोम बाइंडिंग साइट, अब जब देखो लीडर पेप्टाइड ही नहीं बनेगा तो दैट विल लीड टू कंप्लीट एटीन्यूएशन, ठीक है, क्योंकि इट इज अ सीक्वेंस 1। अगर देखो ना, उसके लिए आपको ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पता होना चाहिए कि जो सीक्वेंस 1 होता है उसका पेप्टाइड डिसाइड करता है कि उसने 2 ने 3 के साथ पेयर करना है या 3 ने 4 के साथ करना है, ठीक है। तो वैसे तो 4 सीक्वेंस डिलीशन से आपको पता लग जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। बट वही ना, पहले आपको ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की नॉलेज हो कि हाउ दिस ऑपेरॉन वर्क्स, हाई ट्रिप्टोफैन होता है तब क्या होता है, लो ट्रिप्टोफैन होता है तब क्या आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द mRNA ऑफ द इकोलाई लैक ऑपेरॉन कंटेन्स द ओपन रीडिंग फ्रेम फॉर लैक जी वाई एंड ए, ठीक है। तो हमें पता है कि जो लैक ऑपेरॉन होता है उसके अंदर 3 जीन होती हैं, जी बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई बनाता है परमेज, ए बनाता है थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज फ्रॉम ए सिंगल सिस्टोन, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट लैक जी इज ट्रांसलेटेड मोर फ्रिक्वेंटली देन लैक वाई और ए, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन तो एक साथ हुई, ठीक है, बट तीनों के ओपन रीडिंग फ्रेम अलग होते हैं। जैसे इसकी ट्रांसलेशन अलग होगी, इसकी ट्रांसलेशन अलग होगी, इसकी ट्रांसलेशन अलग होगी। अलग अलग ओपन रीडिंग फ्रेम्स का मतलब क्या है कि उनका स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब वो लेकिन कह रहा है कि लैग जी की ट्रांसलेशन ज्यादा फ्रिक्वेंटली होती है वाई और ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब यह कि ट्रांसलेशन तीनों की होती है बट उसकी ज्यादा होती है। पहला वो क्या कर रहा है कि जो शैंड एल्गेनो सीक्वेंस है वो लैग जी में प्रेजेंट है, लैक वाई और ए में नहीं है, ठीक है, ये तो गलत है, ठीक है। अगर तो लैक वाई और ए की नहीं हो रही है फिर आप कह सकते थे कि शैंड एल्गेनो है ही नहीं, ठीक है, शैंड एल्गेनो होता है, बट ये कहना कि लैग जी में है वाई ए में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, ठीक है। इनहिबिटरी आरएनए स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ द एयूजी कोडोन ऑफ लैक वाई एंड ए, ठीक है, बट नॉट लैग जी अफेक्टिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन रेट, ठीक है। तो ये भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहां पर रेट रूट की तो वैसे ही बात नहीं हो रही है कि इनिशिएशन रेट क्या है, एलोंगेशन रेट है, यहां पर हम कह रहे हैं कि उसकी ट्रांसलेशन ज्यादा फ्रिक्वेंटली होती है, ठीक है। तो बी भी गलत है, ठीक है। ऐसे ही क्या लिखा है कि वेरिएशन इन द शाइन डेल्गेनो सीक्वेंस अपस्ट्रीम ऑफ लैग्जी वाई एंड ए हैविंग डिफरेंट एफिनिटी फॉर द राइबोसोम अफेक्टिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन रेट। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि तीनों में शाइन डेल्गेनो सीक्वेंस है बट थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन की वजह से उनकी राइबोसोम्स की एफिनिटी डिफरेंट है। क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है ना, जो बेसिकली आप जब भी आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो ऑब्वियसली पहले आपका एमआरएनए राइबोसोम्स लगते हैं, तो इट इज द शैन डेल्गेनो सीक्वेंस विच गाइड्स की कौन से एयूजी से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें यही स्टेटमेंट आपकी सही है। और ये कहना कि इनहिबिटरी स्ट्रक्चर वाई ए में है बट जी में नहीं है, ठीक है। देखो अगर इनहिबिटरी स्ट्रक्चर है ना तो फिर वो या तो ट्रांसलेशन होने ही नहीं देगा, ठीक है, बट हमारा यहाँ पर ये नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली होती है क्योंकि मे बी उसमें शाइंडल गैनो सीक्वेंस उसका ऐसा है कि उसकी राइबोसोम के साथ ज्यादा एफिनिटी है तो ट्रांसलेशन रेट भी फास्ट होगा। अगर किसी का शाइंडल गैनो सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से उसकी राइबोसोम से एफिनिटी कम है, तो उसके अंदर आपको ट्रांसलेशन का रेट जो है या इनिशिएशन का रेट भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स हैव बोथ रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मॉडिफिकेशन रिवर्सिबल होती है, कौन सी इरिवर्सिबल, ठीक है। जैसे यूबिक्यूटेनेशन रिवर्सिबल होती है, ठीक है, तो यूबिक्यूटेनेशन यहां पे भी रिवर्सिबल है। एडीपी राइबोसिलेशन इज इरिवर्सिबल, नहीं, एडीपी राइबोसिलेशन भी रिवर्सिबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी।
यूबिक्यूटिनेशन ऑफ प्रोटीन रिवर्सिबल है, ये सही है, और मिरिस्टिलेशन इरिवर्सिबल होती है, तो ये आपका सही है, क्योंकि मिरिस्टिलेशन और एक ये प्रीनाइलेशन, ठीक है, ये दोनों इरिवर्सिबल होते हैं। मिरिस्टिलेशन का मतलब होता है मिरिस्टिक एसिड होना, मिरिस्टिक एसिड का ऐड होना जिसमें 14 कार्बन होते हैं, ठीक है, और प्रीनाइलेशन का मतलब होता है कि आपका जैसे फेरेंसाइल होता है जिसमें 15 कार्बन होते हैं, जैरेनाइल जैरेनाइल फॉस्फेट होता है, ठीक है, तो इनका एडिशन जो होता है वो आपका प्रीनाइलेशन होता है, ठीक है, तो ई भी यहां पर आपका सही होना चाहिए। अब यूबिक्यूटिनेशन इरिवर्सिबल, ये गलत हो गया। एडीपी राइबोसाइलेशन और प्रीनाइलेशन दोनों रिवर्सिबल हैं, ये भी गलत हो गया, तो इसके अंदर आपका बी और ई क्या होगा, सही, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक्चुअली ये सारी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जिसे हम प्रोटीन लिपिडेशन बोलते हैं, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मिरिस्टलेशन ग्लाइसिन की होती है एन टर्मिनस पे, ठीक है, ये जनरली जो प्रीनाइलेशन होती है सिस्टीन की होती है, ये सी टर्मिनस पे होती है, और पाल्मिटोलेशन ऐसा कुछ टर्मिनस तो नहीं होता, ये जनरली होता है, ये भी सिस्टीन की होती है, ठीक है। बाकी सीरीन के साथ फैटी एसाइलेशन हो सकती है, लाइसिन के साथ हो सकती है, और कोलेस्ट्रॉल के एस्टिफिकेशन में यहाँ पर ग्लाइसिन शो कर रखा है कि ग्लाइसिन के साथ एक तरह से ग्लाइसिन ने क्या बना रखा है, एसिड बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, ये भी कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज अ टॉपिक नोन एज प्रोटीन लिपिडेशन। जैसे प्रोटीन में अलग अलग मॉडिफिकेशन होती हैं, शुगर्स का लगना या कोई फॉस्फेट लग रहा है, ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन आपने याद रखनी है। यूबिक्यूटिनेशन और एडीपी राइबोसाइलेशन ये दोनों के दोनों रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन प्रीनाइलेशन और मिरिस्टलेशन कैसा होता है आपका, इरिवर्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सो ये क्वेश्चन था हेलिकेज एक्टिविटी। अगर हम हेलिकेज एक्टिविटी की बात करें, जो इकोलाई का डीएनए बी है, दैट इज डीएनए हेलिकेज, उसको दो सबस्ट्रेट दिए हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक तो आपको दिख रहा है ब्लंट है, और एक में थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि एक्स्ट्रा हैंग्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको सिंगल स्टैंड पोर्शन देखने को मिल रहा है। कहता है हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो रेडियोग्राफी से हमने उसको स्टडी किया, और हमें रिजल्ट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। देखो अगर मैं सबस्ट्रेट वन देखूं, ठीक है, इसमें एसएस भी दिया, डीएनए भी दिया, एटीपी दिया, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे बैंड आ रहा है, ठीक है, बॉइलिंग नहीं करी, इसके अंदर आपने बॉइलिंग करी, बॉइलिंग के बाद तो ये होगा ना कि वो सिंगल स्टैंड में चलेगा तो वो ज्यादा मूव करेगा, ठीक है, इधर कुछ है नहीं, इधर सिंगल ही बैंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना कि अगर आप इस टाइप का सबस्ट्रेट दे रहे हो, क्योंकि अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ी है, बैक्टीरिया में जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है सबसे पहले डीएनए आता है, डीएनए क्या कराता है, वो पार्शियल डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कराता है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई, जिसके अंदर आपकी आर साइट्स होती हैं, ठीक है, और वहां पर डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट होता है, तो पहले वो डीएनए ए आके अनबाइंड करता है, फिर डीएनए सी डीएनए बी को लोड करता है। इसका मतलब डीएनए बी को कुछ सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें तो है नहीं, तो इसमें तो कुछ नहीं करेगा। अब इसमें सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें जब आपने एसएसबी दिया, क्योंकि एसएसबी सिंगल स्टैंड को स्टेबलाइज करते हैं, डीएनए बी दिया, एटीपी दिया, तो आप देख रहे हो कि डीएनए आगे, मतलब डीएनए का जो बैंड है वो मूव करा है, इसका मतलब डीएनए आपका ओपन हुआ है, ठीक है ना, ओपन हुआ है तभी तो वो बैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस केस में आपने एसएसबी डीएनए भी दिया, कुछ नहीं हुआ, इसमें एसएसबी एटीपी दिया, इसमें आपको दो बैंड दिख रहे हैं। बॉइलिंग बॉइलिंग तो चलो भैया, ठीक है ना, और आप ये भी देख सकते हो कि इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है, इसलिए अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे हम बॉइलिंग वाला कंपैरिजन करें, ठीक है, इसमें डीएनए कम मूव करा है क्योंकि छोटा है, इसमें आपका इसमें ज्यादा मूव करा है क्योंकि छोटा है, इसके अंदर कम मूव करा है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि डीएनए बी कैन अनवाइंड ओनली ए पार्शली अनबाउंडेड डीएनए, तो ये सही है, क्योंकि इधर तो उसने अनवाइंड किया ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, बॉइलिंग के बाद बस रिजल्ट आया। एसएसबी इनहिबिट्स अनबाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए बी, ठीक है। अब इधर देखो ना, आपने एसएसबी दिया और एक तरह से आपने डीएनए भी दिया और एटीपी दिया, ठीक है, तो उस केस में तो आपको अनबाइंडिंग एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि एसएसबी अनबाइंडिंग एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। यहां से ये भी नहीं बता सकते कि कौन सी डायरेक्शन में अनबाइंडिंग हो रही है। डीएनए बी रिक्वायर्स एटीपी, जैसे क्या ना डीएनए बी है, अब इधर एसएसबी डीएनए बी था, ठीक है, और एटीपी था, इस वजह से आपको डीएनए का बैंड ऑटो रेडियोग्राफी से यहाँ दिखा, अब यहाँ पे एटीपी नहीं था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए बी है उसको एटीपी चाहिए, क्योंकि एटीपी होगा तभी वो बेसिकली आपका अनबाइंड कर पाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड डी ओनली, ठीक है। Moving on to the next question, the following statements were made regarding the roles of histone modification in transcription regulation। पहली स्टेटमेंट है कि एसिटाइलेशन ऑफ जो हिस्टोन है
दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद द ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसिटाइलेशन हमेशा ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कराता है। जैसे एक टेबल भी है, अब इसमें पोजीशंस भी बता रखी हैं, जैसे H3, H4, H2A, H2B, उनकी पोजीशंस भी बता रखी हैं कि कहाँ कहाँ पर एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन हमेशा एक्टिवेट ही कराता है। मिथाइलेशन डिपेंड करता है, कुछ पोजीशन की होती है तो एक्टिवेशन होती है, जैसे H3K9 की अगर एसिटाइलेशन होगी तो दैट विल लीड टू डिप्रेशन। ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं ना, जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन, मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ लाइसिन, ये डीएनए को यूक्रोमैटिन फॉर्म में रखती हैं, और जब वो यूक्रोमैटिन फॉर्म में होता है तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन कैन आइदर एक्टिवेट और रिप्रेस, डिपेंडिंग की कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आपकी मिथाइलेशन हुई है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया H3 में K9 पे हुआ तो रिप्रेशन है, H3 का K4, K36, K79 है तो एक्टिवेशन है। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। फॉस्फोरिलेशन ऑफ हिस्टोन अकर इन रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज एंड कैन इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि हिस्टोन की फॉस्फोरिलेशन डीएनए डैमेज के रिस्पॉन्स में होती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन इन्फ्लुएंस द रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स बट नो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। अगर आपने पढ़ा हुआ है कि जब जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं स्पेसिफिकली इन यूकैरियोट्स, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही आता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले TF2D आता है, फिर A आता है, फिर B आता है, फिर आपका F आता है, फिर E आता है, फिर H आता है। ठीक है, सो जैसे F के साथ आपका जो है वो पॉलीमरेज 2 लग के आता है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये जो मॉडिफिकेशन है ना, इनका मेन काम ये है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अट्रैक्ट करती हैं, तो डी गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब बी और सी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लिया करो, ऑल करेक्ट पूछिए, ऑल इनकरेक्ट पूछिए। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी एंड सी ओनली। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टार्टिंग से ही आपके न्यूक्लिक एसिड्स, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑपेरॉन। ठीक है, जैसे आप देखो ज्यादातर क्वेश्चन किससे आ रखे हैं, ये आपका ये क्वेश्चन था ट्रांसक्रिप्शन का, ये ट्रांसलेशन का, ये डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये थर्ड, फोर्थ और एक जो लास्ट में था, ये डीएनए रेप्लिकेशन का, ये ऑपेरॉन का, ये ऑपेरॉन का, ये जो प्रोटीन्स के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, ये आपका दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपके इस बारी के जो एग्जाम था, जो आपका दिसंबर 24 में होना था, बट वो 1 मार्च को हुआ था। ठीक है, सो अगर आप भी इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, चाहे वो CSI नेट का एग्जाम है, गेट BT है, गेट एक्सेल है, आपका IT जैम एग्जाम है, गैट भी है, MSc एंट्रांस है, तो एट बायोटेक सेपियंस वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैचेस फ्रॉम 16 जुलाई। और इसमें आपका आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड के अंदर आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो या बिफोर कोविड या आफ्टर कोविड, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो पहले ऑनलाइन भी कोचिंग या ऑनलाइन गाइडेंस ले चुके हैं, बट ड्यू टू सम रीजन वो एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाते। ठीक है, तो जितना मेरा ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि क्योंकि जब आप ऑफलाइन आते हो तो आपको एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपकी टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, मतलब मैं ये वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो स्टूडेंट ने मेरे साथ डिस्कस किए। ठीक है, और आपको एक पंचुअलिटी, एक रेगुलरिटी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम ऐसा है जिसको मैं 6 मंथ्स में क्वालिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, और लेकिन अगर उसी को क्लियर करने में मैं 2 ढाई 3 साल लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखो ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, क्योंकि अब ये भी होता है, जैसे आपने एक बार यू टुक सम गाइडेंस। ठीक है, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, कि आप कहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्पेसिफिकली एक हाइब्रिड बैच होता है, जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन भी बैठे होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ये हमारा बेस्ट पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि जब आप क्लास लगा रहे हो तो आपको आपको बस एक बार हैंड रेज करना होता है क्लास में कि इफ़ यू हैव सम डाउट, तो हम अपनी जो रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी कर देते हैं, और फिर आप अपनी वॉइस से कुछ भी बोल सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसे पॉइंट होते हैं ना कि कई बार आपका डाउट आ रहा है, आप क्लास तो लगा रहे हो, ठीक है, अब आपका लाइव क्लास में आप डाउट है, आप ले ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये सब ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आप लाइव क्लास के अंदर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं ना, आप उसको मैसेज की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर आप सीरियस है इन एग्जाम्स को लेके, ठीक है, तो क्योंकि पिछले 12 13 साल से मैं CSI नेट को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये सब क्वेश्चंस मैंने जो भी आपको बताए, सो ऑल द थ्योरी वी हैव कवर्ड।
तो जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से थ्योरी कवर की तो उन्होंने क्वेश्चंस किए, ठीक है। और ये क्वेश्चंस को भी करने का फायदा उसी के लिए है जिसको थ्योरी आती है, ठीक है। मुझे ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन नहीं पता, मुझे लैक ऑपेरोन के बारे में नहीं पता, मुझे बेसिक ट्रांसलेशन नहीं पता, मुझे शैंडल कैनो सीक्वेंस नहीं पता। सो दीज क्वेश्चंस आर नॉट फॉर दोज पीपल। आपको हर एक चीज की नॉलेज है और उसी के बाद आप इन क्वेश्चंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। सो न्यू बैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम 16 जुलाई, और जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।